जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का एससीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, करंट अफेयर की ऐसी क्लास जिसमें टॉपिक का कंप्लीट कवरेज होता है और हम करंट टू कोर स्टडी करते हैं, जिससे कि आपका टॉपिक पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। एग्जाम में यदि यहाँ से कोई प्रश्न देखने को मिलता है तो उसके छूटने की संभावनाएं आपकी बहुत कम हो जाती हैं, या ये कहें कि ना के बराबर होती हैं। आज के इस टॉपिक में भी हम ऐसे ही करंट टू कोर स्टडी करने वाले हैं और इस करंट टू कोर स्टडी में आज हम देखेंगे विशेष तौर पर कोंडा रेंडी जनजाति के बारे में। हाल ही में ये जनजाति चर्चा में रही और चूंकि ये जनजाति चर्चा में रही तो इस जनजाति के कारण पूरा जनजातीय टॉपिक जो है वो हाईलाइट हो गया है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश हाईलाइट है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो इन सब चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं हर बार की तरह कि आज हम इस टॉपिक को कवर करने के लिए कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले तो कोंडा रेंडी जनजाति के बारे में देखेंगे, कहां मिलती है, चर्चा में क्यों रही और किस वजह से कहीं ना कहीं इसको समस्याएं आ रही हैं, ताकि ये एक प्रकार से मुसीबत का सामना कर रही है। और फिर बात करेंगे जनजाति के बारे में, ये जनजाति होती क्या है, इसकी परिभाषा देखेंगे और इसको जानने के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 366 क्लॉज 25 और अनुच्छेद 342 को भी देखेंगे। फिर हम बात करेंगे आदिवासी जनजाति जो हमारे देश में मिलती है, इन जनजातीय समूहों के संबंध में प्रमुख आंकड़ों को, और इन आंकड़ों के माध्यम से भारत में इनकी स्थिति को देखेंगे कि स्थिति क्या है। क्लियर। फिर हम बात करेंगे इनके संवैधानिक प्रावधान की कि जनजातीय समुदाय के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं और क्या बातें की गई हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में इस जनजातीय समूह को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इनकी समस्याओं पर नजर डालेंगे। और जब इनकी समस्याओं पर नजर डालेंगे तो सीधी सी बात है कि इनकी समस्याओं के निवारण के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है उसको भी देखना जरूरी होगा। और इन सरकारी प्रयासों में हम बात करेंगे जनजाति गौरव दिवस के बारे में, विश्व आदिवासी दिवस के बारे में बात करेंगे, इनके लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री वन धन योजना के बारे में बात करेंगे, ट्राइफेड के बारे में बात करेंगे जो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट संस्थान है। इसके अलावा हम देश में जनजातीय जो आयोग है उस आयोग पर भी बात करने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हम इतनी सारी अलग अलग चीजों पर विचार करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ताकि परीक्षा में अगर प्रश्न आता है तो आप इसको जरूर कर पाए। और अगर वाली बात नहीं है, प्रश्न यहां से जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है, किसी न किसी परीक्षा में जरूर प्रश्न आते हैं। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं एक कंप्लीट कवरेज के साथ करंट टू कोर स्टडी के इस लेक्चर को। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, कोंडा रेंडी जनजाति के बारे में। दोस्तों, कोंडा रेंडी जनजाति जो है ये आंध्र प्रदेश की जनजाति है, आंध्र प्रदेश की जनजाति है। और आंध्र प्रदेश के साथ साथ इसको हम तेलंगाना में भी देखते हैं। ये जनजाति गोदावरी नदी जो है, याद रखिएगा, गोदावरी नदी जो है इसके दोनों किनारों के आसपास आपको दिखाई पड़ती है। इसके दोनों किनारे जो हैं वहां पर इसका निवास आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दिखाई पड़ता है। चर्चा में रहने का कारण यह है कि आंध्र प्रदेश में एक परियोजना बनाई जा रही है। ये जो परियोजना बन रही है इसका नाम है पोलावरम सिंचाई परियोजना। ये पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है इसे 2014 में राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया था। इसका काम चल रहा है। इस सिंचाई परियोजना को आंध्र प्रदेश के पोलावरम गांव में बनाया जा रहा है। अब इस परियोजना में अगर हम देखें तो जो बांध बनेगा उसकी ऊंचाई लगभग 48 मीटर के आसपास होगी। और इतनी बड़ी ऊंचाई के साथ आप बांध बनाएंगे तो यहां बहुत सारी भूमि जो रहेगी वो डूबने में आएगी, गांव डूबेगा। तो ऐसे कंडीशन में यहां रहने वाली कोंडा जनजाति के लोगों को एक तो प्रवास की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और पुनर्वास की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इतने समय से ये अपनी इस मूल भूमि पर रहते थे, इनका वहां से एक अलग ही आत्मीय लगाव हो गया, भावनाएं रही इनकी वहां पर। और इसके बाद इस परियोजनाओं के बनने के बाद इन्हें ये जगह छोड़कर जानी पड़ेगी। अच्छा, छोड़कर तो जानी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद वो जाएंगे कहां, कैसे अपने जीवन की शुरुआत करेंगे, इन सब चीजों की समस्या के चलते ये जनजाति आज परेशान है और इसीलिए चर्चा में भी रही है। क्लियर। तो यहां पता चल गया कि जनजाति का चर्चा में रहने का क्या कारण है। बराबर। अब ये जनजाति जो इस क्षेत्र में रहती है इसके बारे में अगर थोड़ा सा और बात करें दोस्तों, तो ये जनजाति एक स्थानांतरण कृषि करने वाली जनजाति है। स्थानांतरण कृषि बोल दीजिए या बोल सकते हैं कि झूम कृषि करने वाली जनजाति है। वर्तमान में इसका जो
बदलाव है वो बागानी कृषि के तौर पर हो गया है। अब ये बागानी कृषि को अपनाने लगी है, तो इस प्रकार से आप इसमें परिवर्तन भी देख रहे हैं इस जनजाति के लोगों में कि इनके काम में भी बदलाव आ गया, व्यवस्थाओं में भी बदलाव आ गया है। पहले कहीं ना कहीं स्थानांतरण कृषि करते थे, अब बागानी कृषि पर आ गए हैं। लेकिन इस जनजाति के सभी सदस्य इसमें नहीं है। इस जनजाति का एक और व्यवसाय होता है, ये क्या करते हैं, जो हाथ से चीजें बनाते हैं, है ना, जैसे हम बोल सकते हैं कि बांस की टोकरी हुई, है ना, इस प्रकार की चीजें, चटाई होती है बांस की, इस प्रकार की चीजें बनाकर वो बेचकर भी अपने जीविका चलाते हैं कोंडा जनजाति के लोग आंध्र प्रदेश में। तो ये रही कोंडा जनजाति, उसके चर्चा में रहने का कारण। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश की भी, क्योंकि आंध्र प्रदेश की है ना, तो आंध्र प्रदेश की अगर जनजाति है तो आंध्र प्रदेश हाईलाइट हो ही गया, तो आंध्र प्रदेश के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहिए। ये याद रखिएगा कि जो पोलावरम परियोजना बना रहे हैं ना, वो गोदावरी नदी पर बना रहे हैं। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछता है कौन सी नदी पर बनाई जा रही परियोजना है, तो गोदावरी पर बनाई जा रही परियोजना है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो वैसे तो मैंने कुछ दिनों पहले जब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की घोषणा की थी वहां के मुख्यमंत्री जी ने, तो मैंने इसको डिस्कस किया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी के तौर पर अमरावती को देखा जाता था, लेकिन अमरावती की जगह पर विशाखापत्तनम को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के तौर पर स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा विशाखापत्तनम जो है वो इसकी नई राजधानी के तौर पर बनाया गया था। और एक ये कहीं ना कहीं बंदरगाह वाला शहर है, बड़ा शहर है आंध्र प्रदेश का, औद्योगिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर हम आंध्र प्रदेश की गठन का बात करें दोस्तों, तो वैसे तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप आपको देखने को मिलता है 1 नवंबर 1956 को। है तो पुराना, 1 अक्टूबर 1953 को जब भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया था तो वो यही था, परंतु वर्तमान स्वरूप इसका 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनने के बाद किया गया था। आंध्र प्रदेश जो है, यहां पे हम इसके राजनीतिक अगर परिदृश्य को देखें तो यहां पर आपको लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा के मेंबर आपको देखने को मिलते हैं, और यहां पर विधान परिषद भी है ना। तो बात करते हैं कि लोकसभा की अगर हम यहां बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं वो लगभग 25 हैं। राज्यसभा के लिए यहां से लगभग 11 सीटें हैं, तो याद रखिएगा राज्यसभा में 11 सीटें हैं। विधानसभा जो है यहाँ की, वहां पर इसके 175 सीटें, 175 सीटें। आंध्र प्रदेश भारत में उन 6 राज्यों में शामिल है जहां पर विधान परिषद है। विधान परिषदों वाला एक राज्य है कौन? आंध्र प्रदेश। तो मतलब यहां पर अगर यहाँ की विधायिका की बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ की विधायिका जो है वो द्विसदनीय आप बोल सकते हैं। द्विसदनीय का मतलब एक विधान परिषद है और एक विधान सभा है। तो विधान परिषद और विधानसभा वाला व्यवस्था आपको देखने को मिलती आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा हम बात करें तो आंध्र प्रदेश एक और कारण से प्रचलित है। इसके प्रसिद्ध होने का कारण एक और ये है कि यहां पर एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। ये पुलिकट झील में एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा, और ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है यहां पर है इसरो, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो है वो इसरो यहीं पर है। श्रीहरिकोटा जो है एक बेरियर द्वीप है और ये धनुष आकार में फैला हुआ द्वीप है, याद रखेंगे। और इसरो यहाँ पर है, इसरो जिसको हम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नाम पर जानते हैं, इसका नाम जो है वो इसरो है। अब इसरो जो है उसका गठन जो किया गया था वो 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसरो की स्थापना कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में, तो इसलिए भी आंध्र प्रदेश जो है वो बहुत फेमस है। इसके अलावा कई सारे रीजन है आंध्र प्रदेश के प्रचलित होने के। आंध्र प्रदेश के अगर हम सीएम की बात करें दोस्तों, तो जगन मोहन रेड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश के सीएम है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कोंडा रेड्डी जनजाति जहां मिलती है वहां जो सीएम है आंध्र प्रदेश की वो कौन है, तो जगन मोहन रेड्डी है। और अब्दुल नाजीर, याद रखिएगा अब्दुल नाजीर जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। तो राज्यपाल कौन है? अब्दुल नाजीर। जगन मोहन रेड्डी कौन है? यहाँ के सीएम है। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश जो है उसका जो हाई कोर्ट है वो भारत का 25वां हाई कोर्ट है ना। भारत में 24 हाई कोर्ट हुआ करते थे, लेकिन आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट सबसे नवीनतम हाई कोर्ट गठित किया गया है, तो 25वां हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश का, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट जो बात की वो आंध्र प्रदेश के बारे में की है, महत्वपूर्ण बातें। अब हम अगले स्लाइड में देखते हैं
जनजाति के बारे में कि जनजाति जो है वो किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें जनजाति क्या है, तो जनजाति को लेकर हम दो बातें कर सकते हैं। एक तो ये कि जनजाति का सामान्य आशय क्या है। तो हम जब भी हमारे बोल सकते हैं कि एक व्यवहारिक पक्ष को देखें तो हमें दिखाई पड़ता है कि ऐसे लोग जो शहरी जो आधुनिक सुख सुविधाओं से दूर गांव में, जंगलों में अपने जीवन को यापन करते हैं, वहां अपनी एक अलग विशिष्ट संस्कृति को, अपनी एक अलग सभ्यता को, अपनी एक अलग बोल सकते हैं कि रहन सहन के साथ वहां अपनी एक पूरी व्यवस्था को चलाते हैं, उन लोगों को हम जनजाति के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो सीधा सा मतलब है कि शहरी आधुनिक सुख सुविधाओं से दूर जंगलों में निवास करने वाले समूह को हम आदिवासी समूह के तौर पर जान सकते हैं। लेकिन अगर हम संवैधानिक दृष्टि से बात करें तो भारत के संविधान में इसको परिभाषित करने का प्रयास नहीं किया गया है। भारत के संविधान में जनजाति को परिभाषित करने का प्रयास नहीं किया गया है। लेकिन जब हम संविधान में इसके बारे में कुछ प्रावधान देखते हैं तो वहां पर हमको दिखाई पड़ता है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 366 क्लॉज 25 यहां पर लिखा गया है कि जनजाति से आशय होगा आर्टिकल 342 में शामिल समूहों से। आर्टिकल 342 में जिनको शामिल किया गया उनको हम जनजाति से आशय लगाएंगे। अब आर्टिकल 342 में अगर जाते तो यहां पर कहा गया है आर्टिकल 342 के 1 में कि राष्ट्रपति जो होंगे द्वारा अधिसूचित समुदाय जो होंगे वो इसमें शामिल किए जाएंगे। तो आर्टिकल नंबर 342 में क्या कहा गया, राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित समुदायों को आप एसटी के अंतर्गत शामिल करेंगे। और 366 क्लॉज 25 में बोला गया है कि आर्टिकल 342 में शामिल जो जो समुदाय होंगे उनको एसटी माना जाएगा। तो यहां पर परिभाषा के संदर्भ में यह कहा गया है। और इसमें यह भी कहा गया है 342 के अगर आप क्लॉज 2 में जाते हैं तो यहां पर कहा गया है कि संसद द्वारा इसमें किसी को बाहर या जोड़ने का काम किया जा सकता है, ये व्यवस्था है। और राष्ट्रपति जब ये अधिसूचित करेगा तो उसके लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श भी ले सकता है। कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आशय नॉर्मली अगर आप देखते हैं तो शहरी सुविधाओं से दूर अपनी पारंपरिक व्यवस्था में रहने वाले, अपनी संस्कृति को, अपनी शैली को, अपनी सभ्यता, अपने रहन सहन को चलाने वाले जो लोग हैं वो आदिवासी समूह में आते हैं। ठीक है, और संविधान की दृष्टि से आप इसको शामिल करते हैं। ठीक, तो ये तो बात हो गई इसकी परिभाषा की, है ना, किसे आप मानते किसे नहीं मानेंगे। अब यहां पर देख लेते हैं भारत में जनजातियों की स्थिति की। तो भारत की जनजाति की स्थिति को और समझना है तो समझना है कि इनका संख्या क्या है। ठीक है, तो हम संख्या की बात करें तो भारत में जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें 8.6% जो है वो जनजातीय समूह में आता है। 8.6% लोग जो है वो जनजाति के हैं हमारे देश में। और इनमें अगर हम बात करें दोस्तों किसकी, साक्षरता की, इनमें हम बात करें लिंगानुपात की, है ना, तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो भी हम देखते हैं कि साक्षरता की अगर हम बात करें तो एसटी समूह जो है इसमें साक्षरता जो होती है वो 59% है। जबकि भारत में जो साक्षरता है वो 72.99%, मतलब लगभग 73% के आसपास भारत की साक्षरता है। लिंगानुपात की हम बात करें तो एसटी समुदाय में जो लिंगानुपात है साधारण, वो लिंगानुपात आपको मिलता है 990 लिंगानुपात। ठीक है, एसटी का। और भारत का लिंगानुपात कितना है, 943, ये भारत का लिंगानुपात है। अगर हम यहां पर 0 से 6 आयु वर्ग के ले लें तो यहां पर लिंगानुपात आपको देखने को मिलेगा एसटी समुदाय में मिलता है 957 और भारत का जो आपको कुल मिलेगा वो मिलता है 919। तो कहीं ना कहीं इनकी स्थिति राष्ट्रीय औसत से क्या है, बेहतर हमको दिखाई पड़ती है। एसटी समुदाय के जो अधिकतर लोग हैं वो जो है वो आपको जंगलों में या फिर गांव में ऐसे क्षेत्रों में रहते हुए दिखाई पड़ते हैं। और अगर हम इनकी संख्या की बात कर लें तो 80% आबादी जो है वो मध्य भारत के क्षेत्रों में शामिल है। मतलब जो मध्य भारत के राज्य हैं उन राज्यों में 80% जो संख्या है जनजाति की वो मिलती है। इसके अलावा अगर हम भारत में जनजातियों की बात करते हैं तो लगभग पूरे भारत में जनजाति आपको मिलती हैं। नॉर्थ इंडिया हो, नॉर्थ ईस्ट हो, द्वीप समूह हो, दक्षिण हो या फिर मध्यवर्ती भारत हो, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या कहाँ है, आबादी मध्य भारत में आपको मिलती है। और मध्य भारत में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का नाम आपको सर्वोच्च दिखेगा। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जो है वो मध्य प्रदेश में है।
और अगर इसी को आप प्रतिशत में कन्वर्ट कर दें तो मिजोरम का नाम आ जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये जनजाति की हमारे देश में स्थिति है। लेकिन ये स्थिति जो है हमने यहाँ तो इसको देख लिया, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम जाते हैं तो समझिए कि कहीं ना कहीं समस्याएं हमको दिखाई पड़ती हैं। तो अगली स्लाइड में हम लोग आगे की चीजों पर डिस्कस करते हैं। पहले तो इसके संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालते हैं। संवैधानिक प्रावधान की अगर हम बात करें तो एसटी समुदाय को लेकर भारतीय संविधान में प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो या फिर शैक्षणिक व सांस्कृतिक हो, सभी प्रकार के प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं। मतलब संविधान में इन्हें हर प्रकार से पर्याप्त व्यवस्थाएं प्रदान की हैं। देखिए, जैसे हम लोग शैक्षणिक व सांस्कृतिक व्यवस्था के तहत देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 में इसकी बात की गई है। 15 क्लॉज में बोला गया है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनमें एसटी समुदाय शामिल है उनमें, अच्छा पिछड़े कौन, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की यहां पर व्यवस्था की गई है। तो यहां पर क्या बोला गया है, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को इसमें शामिल किया गया है और इसमें एसटी भी इंक्लूड होता है, उनके उत्थान के बारे में बात की जाती है। और याद रखिएगा ये जो आर्टिकल 15 है उसका क्लॉज 4 है और आर्टिकल नंबर 15 जो होता है वो मौलिक अधिकार में आता है। मतलब ये कहीं ना कहीं आपके देश में एक एसटी के लोगों का मौलिक अधिकार बनाकर दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है ना। मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार जो कि संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, गारंटेड हैं और ह्यूमन को उनके गौरव के, उनके मौलिक विकास के लिए प्रदान किए गए हैं। और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट संविधान में दिए हैं, भाग 3 में दिए हैं और ये वाद योग्य हैं। मतलब अगर इस व्यवस्था को नहीं अप्लाई किया जाता है तो जो भी पक्ष है वो कहां जा सकता है, सीधे कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने की उनको पावर होती है, ये आपको याद रखना है। तो वाद योग्य है कौन, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार के आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 में इसकी व्यवस्थाएं की गई हैं, याद रखना है। आर्टिकल नंबर 29 में जाएं तो यहां पर अल्पसंख्यक वर्ग की बात की गई है। बोला गया कि अल्पसंख्यक वर्ग जो होता है उनके शैली, भाषा, लिपि आदि का संरक्षण का अधिकार होगा और आदि का संरक्षण की व्यवस्था यहां पर बोली गई। और जब अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो जातिगत आधार पर जो होते हैं वो एसटी जो होंगे वो शामिल होते हैं आर्टिकल नंबर 29 में। इसका मतलब इन्हें इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी दी गई हैं। यहां पर इनके सांस्कृतिक अधिकार जो है वो उसकी बात की जाती है और ये भी एक फंडामेंटल राइट है। अगर इसका उल्लंघन होता है, हनन होता है, अल्पीकरण होता है तो ये भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, तो ये व्यवस्था। इसके बाद आर्टिकल नंबर 46 पे चले जाएं। अनुच्छेद 46 जो होता है वो राज्य के नीति निदेशक तत्व का भाग है। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो भाग 4 में है संविधान के। आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में इनका प्रावधान किया गया है। और याद रखिएगा कि नीति निदेशक तत्व क्या है, अवाद योग्य हैं। अवाद योग्य होने का मतलब है कि अगर इनको लागू नहीं करवाया जाता है तो आप इन्हें जबरदस्ती लागू करवाने की बात नहीं कर सकते। मतलब इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, ये राज्य के हैं। राज्य के पास जब संसाधन होगी तब राज्य जो होगा वो इन्हें इंप्लीमेंट करेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। और इसमें आर्टिकल 46 जो है वो बोलता है कि जो एसटी एससी समुदाय है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्तिकरण करने का दायित्व किसका होगा, राज्य का होगा। तो आर्टिकल नंबर 46 में भी बात की गई है। तो ये तीनों आर्टिकल एसटी समुदाय के शैक्षिक और सांस्कृतिक पक्ष को देखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो आर्टिकल नंबर 330, आर्टिकल नंबर 330 कहता है लोकसभा में एसटी समुदाय के लोगों का लिए आरक्षण। लोकसभा में इनके लिए सीटों का रिजर्वेशन होता है और कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं लोकसभा में, तो 47 सीटें हैं। इसके बाद हम देखें तो आर्टिकल नंबर 332 कहता है विधानसभा में सीटों का आरक्षण की बात करें तो जो राज्य होंगे वो अपने यहां पर इनकी व्यवस्था के हिसाब से क्या करेंगे, इनके लिए आरक्षण देंगे सीटों का। और यहां पर मध्य प्रदेश में कितनी है, 47 सीटें। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें, 230, उसमें से इनके लिए रिजर्व की गई इतनी। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं वर्तमान में, 545। कुल कितनी हो सकती हैं, 552। अभी वर्तमान में कितनी, 545 में से 47 एसटी समूह के लिए रिजर्व है। अगर हम अनुच्छेद 243 की बात करें तो ये पंचायतों में,
याद रखिएगा, पंचायतों में एसटी के लिए आरक्षण की बात करता है, सीटें रिजर्व करने की बात करता है। तो ये भी याद रखिएगा, 243 के तहत पंचायतों में, स्थानीय निकायों में इनको सीटें मिलेंगी, 332 के तहत विधानसभा में सीटें रहेंगी और 330 के तहत लोकसभा में सीटें मिलेंगी। क्लियर? तो ये व्यवस्था है इनकी राजनीतिक। अब बात करें हम प्रशासन की दृष्टि से, तो यहां पर इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, आप लोगों ने नोट कर लीजिएगा, है ना। अगर नोट ना कर पाए कभी तो थोड़ा सा क्या करो, वीडियो को स्टॉप कर दिया करो और उसके बाद इसको अच्छे से नोट कर लिया करो, है ना। तो जो जो बता रहा हूं उसको इसके साथ नोट कर लीजिएगा। नोट करने से फायदा पता है क्या होगा, कॉपी आपके पास रहेगी, कभी भी तुरंत इसको खोल के पढ़ सकते हैं, है ना, और रिवीजन इसका होता रहेगा, बार बार लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो प्रशासनिक उपबंध की बात करें तो भारतीय संविधान की अनुसूची 5, अनुसूची 6। भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 शेड्यूल्स हैं। मूल संविधान में कितने थे? तो मूल संविधान में थी 8, 9, 10, 11, 12 जो है वो बाद में जोड़ी गई हैं। इन 12 में से जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है, इसमें इनके लिए विशेष व्यवस्था है। अगर हम 5वीं अनुसूची की बात करें भारतीय संविधान की, तो कहीं ना कहीं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किए जाते हैं इसके तहत। और अगर 6 में जाते हैं तो अनुसूची नंबर 6 में अत्रि मेमी की व्यवस्था की गई है। अत्रि मेमी में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 स्पेशल राज्य का बात की गई है और इनके जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण और प्रशासन के बारे में उपबंध करता है अनुसूची नंबर 6 भारतीय संविधान की। अगर हम बात कर लें आर्टिकल नंबर 75 की, तो ये भी एसटी समुदाय के कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आर्टिकल नंबर 275 कहता है, यहां लिख दिया इसको ना, याद रखिएगा, ये आर्टिकल नंबर 275 की हम लोग बात कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 275 जो है वो कहता है हमारे लिए कि जो सरकार होगी, इस सरकार का दायित्व होगा कि वो एसटी के कल्याण के लिए प्लस आर्थिक विकास के लिए धन मुहैया कराएगी, धन की व्यवस्था करेगी। तो ये व्यवस्था भी आर्टिकल नंबर कौन सा, 275 के तहत एसटी के लिए है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 335 भी इनके लिए बात करती है कि जो लोक सेवाएं होंगी पदों के, इनके लिए नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 338 ए भी इसके लिए व्यवस्था है। आर्टिकल नंबर 338 ए में अभी हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां ये समझ लीजिए कि इसके तहत एसटी आयोग की बात की गई है। एसटी जनजाति के लिए काम करने के लिए, उनके विकास के लिए काम करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए काम करने के लिए एसटी आयोग की व्यवस्था जो है वो आर्टिकल नंबर 338 ए में है। तो देखो यहां हम अगर शैक्षणिक और सांस्कृतिक की बात करें, अलग व्यवस्था है भारत के संविधान में। राजनीतिक की बात करें तो अलग व्यवस्था है भारत के संविधान में। अगर प्रशासनिक की बात करें तो उनके लिए भी पूरी अलग व्यवस्था दी गई भारतीय संविधान में। अब भारत के संविधान में एसटी समूह के लिए ये जो इतने व्यापक उपबंध किए गए हैं, उन व्यापक उपबंधों के बाद भी हमें इनकी कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब उन समस्याओं को कहीं ना कहीं हम देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं एसटी समूह की सामने समक्ष समस्याओं का, कि इनके सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहली समस्या है शैक्षिक असमानता। दोस्तों हमने जब इनके आंकड़ों स्थिति की बात की थी, हमने कहा था कि कितनी 59% साक्षरता है। अब 59% अगर साक्षरता की बात करेंगे तो सोचिए क्या है। आज भी अगर हमारे देश के ऐसे जिलों की, ऐसे क्षेत्रों की बात कर ले जहां पर एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत ज्यादा है या जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर साक्षरता का जो दर है वो बहुत कम है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर ले तो अलीराजपुर जो है वो सबसे निम्न स्थान पर आता है साक्षरता में, भले वो पुरुष साक्षरता की बात कर लें या हम महिला साक्षरता की बात कर ले। तो सोचिए जरा सा कि साक्षरता में यहां पर हमको कमी देखने को मिल रही है, इसका मतलब शैक्षिक असमानता हमें यहां पर देखने को मिलती है। इस वर्ग के लोगों में शिक्षा की कमी है। अच्छा, शैक्षिक स्थिति अगर कमजोर होगी तो डेफिनेट है कि महिलाओं की स्थिति भी कमजोर रहेगी। तो यहाँ की जो महिलाएं होती है उनको और भी नहीं पढ़ाया लिखाया जाता, जिसके कारण कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति में बहुत ज्यादा गिरावट है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। विस्थापन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है इस समुदाय के सामने। कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से, या तो हम रोजगार मान लें, या हम स्वास्थ्य मान लें, या फिर शिक्षा मान लें, है ना, इन सभी चीजों से, क्योंकि जहां जहां पर ये व्यवस्थाएं है जनजातीय क्षेत्र, वहां पर शिक्षा के जो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है,
स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की कमी है। अब ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं उनको क्या करना पड़ेगा, विस्थापन, वहां से प्रवास करके जाना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि ये सिंचाई परियोजनाएं जैसी बहुत सारी चीजें लगा दी जाती हैं, जिसकी वजह से इनका जो क्षेत्र होता है वो पारंपरिक क्षेत्र वो डूब जाता है, जिसके कारण इनको विस्थापित होना पड़ता है। दूसरी बात होता है कि जो जनजाति का जो महत्वपूर्ण स्थान है वो जंगल कहीं ना कहीं है, तो जंगल जो है उनका कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, कटाव कर रहे हैं, उनको विनाश करते जा रहे थे। इस वजह से भी इनको वहां से विस्थापित होना पड़ता है। उनके विस्थापित होने के कई सारे कारण हैं। मूल निवास पहचान का क्षरण हो रहा है ना। कहीं कहीं क्या होता है कि इनका विस्थापन हो जाता है तो इनका मूल निवास कहाँ था, क्या था, उस बात का कोई सबूत ही नहीं रह जाता, तो इनको इस चीज की दिक्कत हो रही है। इसके बाद इनको सामाजिक व मानसिक समस्या हो रही है। समाज में यदि जाते हैं तो इनको अछूत मान लिया जाता है, कई बार हमको देखने को मिलता है। इनके साथ भेदभाव हो जाता है, कई बार देखने को मिलता है। और अगर भेदभाव हो रहा है, इस प्रकार की स्थिति आ रही है, तो सामाजिक समस्या तो है ही, लेकिन इस वजह से इनको मानसिक तनाव भी होता है। मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं ये दिक्कत में आ जाते हैं। स्वास्थ्य की समस्या की बात कर ले, पोषण की समस्या की बात कर ले, तो समूह के पास इनके क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचना बहुत कठिन है। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं कम होंगी, इसी के साथ साथ क्या जुड़ा हुआ है, पोषण। भाई पोषण अच्छा मिलेगा तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, खाओगे ही नहीं, अच्छा मिलेगा ही नहीं, शारीरिक कहीं ना कहीं ताकत ही नहीं मिलेगी तो बीमार होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में यहाँ पर पोषण की समस्याएं दिखती है। इनको उपयुक्त अनाज जो मिलना चाहिए पोषण का, वो उपलब्ध नहीं हो पाता, जिसके कारण दिक्कत है। और बड़े लेवल पर अगर हम देखते हैं तो इस समाज में गरीबी व्याप्त है। इनका रहन सहन देखिए, व्यवस्थाएं देखिए, तो एक प्रकार से ये गरीबी वाला व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। तो ये इतने सारे संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद इस समुदाय को इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। संविधान में जो भी प्रावधान किए गए हैं उनके तहत समय समय पर सरकार क्या करती है, कदम भी उठाती है। अब सरकार जो कदम उठाती है उसमें बहुत सारी चीजें जो आपको ध्यान रखना है। जिसमें से पहला जो कदम है वो किया गया अनुसूचित जनजाति आयोग बनाकर। अनुसूचित जनजाति आयोग की हम बात करें दोस्तों, तो भारतीय संविधान में अगर हम देखें तो संविधान में आर्टिकल 338 जो है वो एसटी एससी आयोग की बात करता था, एससी एसटी आयोग की बात करता था। अब ये एक सम्मिलित आयोग था, है ना, सम्मिलित आयोग की व्यवस्था चल रही थी। लेकिन देखा गया कि कहीं ना कहीं ये सम्मिलित आयोग होने के कारण इन पे इतनी सारी व्यवस्था के बाद भी समस्याएं हैं। तो बोला कि एक काम करते हैं, आयोग अलग कर देते हैं, तो वो पर्सनली इन पर ही ध्यान देगा। पहले दोनों पर ध्यान देने वाली व्यवस्था थी, इतना बड़ा समुदाय है, तो ऐसे में दोनों को अलग अलग व्यवस्था दी गई। और ये व्यवस्था देने के लिए भारतीय संविधान में 89वां संशोधन किया गया। ये 89वां संविधान संशोधन एक्ट जो है वो 2003 में पास हुआ। और 2003 में ये पास होने के बाद ये कहां संशोधन किया गया, आर्टिकल नंबर 338 में, और इसके माध्यम से जोड़ा गया आर्टिकल 338A। और 338 में कह दिया गया अलग से एसटी आयोग बनाने को लेकर। क्या बोल दिया गया कि अलग से एसटी आयोग बनाया जाएगा। अब अलग से एसटी आयोग बनाने की बात जो है वो 338 में ए में कर दी गई है। अब एसटी आयोग बनाने की बात जब कर दी गई है तो बनाया कब, तो याद रखिएगा 19 फरवरी 2004 को, है ना। कब, जब भारत के संविधान में यह परिवर्तन कर दिया गया 89 में संशोधन के बाद, तब जाकर 19 फरवरी 2004 को भारत के संविधान में यह व्यवस्था बदलते हुए कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि आयोग बनाया गया। अब पहला आयोग बना दिया गया और कुंवर सिंह जो हैं उनको इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष बना दिया गया। याद रखिएगा प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, कुंवर सिंह जी को इसका प्रथम अध्यक्ष बना दिया गया। अब ये एसटी आयोग बन गया। अब बोला गया कि एसटी आयोग जो होगा वो किस प्रकार की संरचना वाला होगा, तो बोला गया कि इसके लिए जो आयोग होगा उसकी संरचना क्या होगी। बोले संरचना जो होगी उसमें एक होगा अध्यक्ष, एक होगा उपाध्यक्ष और होंगे 3 अन्य सदस्य। एक उपाध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे। अब अध्यक्ष जो होता है वो एक बना दिया, उपाध्यक्ष बना दिया और 3 अन्य सदस्य बना दिए। अब यहाँ एक और चीज बोली गई कि जो 3 अन्य सदस्य होंगे, ये 3 अन्य सदस्यों में से एक महिला होना अनिवार्य है। एक महिला होना इसके लिए अनिवार्य है, ये भी याद रखना है। अब ये आयोग बनाया गया और बोला गया कि जो अध्यक्ष होगा ना वो कैबिनेट मंत्री के दर्जे का होगा। इसका दर्जा क्या होगा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा। उपाध्यक्ष जो बनाएंगे इसको राज्य मंत्री का दर्जा होगा।
और जो 3 सदस्य बनाएंगे ये सचिव दर्जे का होगा। भारत सरकार का जो सचिव होता है उस सचिव दर्जे का व्यक्ति होगा जिसको आप सचिव या 3 सदस्य बनाएंगे। इस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई। बोले अब ये इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो ये बोला गया कि भाई संवैधानिक पद है, ये क्या है, आयोग क्या है, आर्टिकल नंबर 338 में दिया है। इसका मतलब ये आयोग क्या है, एक संवैधानिक आयोग है। अब संवैधानिक आयोग है का मतलब क्या है कि संविधान में वर्णित है। भाई ऐसी संस्थाएं जिनका वर्णन संविधान में किया गया है वो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। जैसे वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है, यूपीएससी की बात कर लें, इन सभी का कहीं ना कहीं उल्लेख संविधान में है, इसलिए संवैधानिक आयोग है। तो कहीं ना कहीं एससी आयोग का उल्लेख भी आर्टिकल 338 में, तो एससी आयोग भी एक संवैधानिक आयोग है। और एसटी आयोग का उल्लेख अब स्वतंत्र 338A में दिया है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक संस्था है, सर्वोच्च संस्था है इस क्षेत्र की। इसमें जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा होता है ना। जो भी नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा होगा, वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब इसमें ये सदस्य और इनको चुना गया ना, इनका एक कार्यकाल भी होता है। कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष होता है। मतलब ये जो भी चुने जाएंगे वो कितने साल के लिए चुने जाएंगे, तो 3 साल के लिए चुने जाते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें 3 साल के लिए इनको आपने चुन लिया, अगर हटाने की बात करेंगे तो कौन हटाएगा, हटाए भी राष्ट्रपति के द्वारा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई क्या दोबारा बन सकते हैं, तो दोबारा बनने की बात करें तो ये केवल 2 बार ही बन सकते हैं, है ना। 2 बार अगर इस पद पर आ गए तो तीसरी बार नहीं बनाया जाता। 2 बार की इनके ऊपर क्या लगाई गई है, कहीं ना कहीं एक बंदिश लगाई गई। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, एक महिला भी होगी, मतलब महिला का भी इसमें दिया गई व्यवस्था, ताकि उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो हमारे देश में की गई है एसटी आयोग के तौर पर। यहां पर याद रख लीजिएगा, एसटी आयोग बनाने के लिए, अलग आयोग बनाने के लिए संविधान में 89वां संशोधन 2003 में किया गया, और उसके बाद 19 फरवरी 2004 को एसटी आयोग बनाया गया, जिसके पहले अध्यक्ष थे कुंवर सिंह जी, याद रखना है। अच्छा, इसका मुख्यालय कहां है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अब ये आयोग क्या करता है, एसटी एससी के संदर्भ में समय समय पर अनुशंसा करता रहता है, उनके हक, उनके लिए व्यवस्थाएं करता है, योजनाएं जो आती है उनको लागू करने के लिए एक बड़ा संस्था के तौर पर आप इसको देख सकते हैं, जो कि एसटी समुदाय के लिए एक अच्छा कदम माना गया। तो ये कदम है ना। आपने जब देखा कि इतना कुछ प्रावधान होने के बावजूद संविधान में फिर भी ये समुदाय इतनी समस्याओं का कहीं ना कहीं सामना कर रहा है, तो एक अलग आयोग की कमी खल रही थी। नेक्स्ट है ट्राइफेड। ट्राइफेड भी इसके लिए उठाया गया एक इंपॉर्टेंट कदम है। ट्राइफेड जो है वो 1987 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1987 में बनाया था। मुख्यालय बनाया गया दिल्ली में, और इसके 13 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। कितने कार्यालय हैं, तो 13 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ट्राइफेड का पूरा नाम क्या है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये ट्राइफेड है। हिंदी में क्या बोलेंगे, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ। इसका नाम याद रख लीजिएगा। एग्जाम में मेनली क्या होता है, या तो ये पूछ लेगा कि ट्राइफेड कब बना था, ट्राइफेड का मुख्यालय कहां है, ट्राइफेड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, या फिर ये पूछ लेगा कि इसका पूरा नाम क्या है। पूरा नाम और स्थापना वर्ष आने की संभावनाएं मुझे ज्यादा लगती है कि यहां से मेरे हिसाब से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इसका हिंदी में और इंग्लिश में अनुवाद आप याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। क्यों बनाया गया है, इसका उद्देश्य जो है वो है जनजातियों को अपने उत्पाद बेचने में समन्वयक और सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करें। जनजातीय समुदाय जो होते हैं वो अपने स्तर पर अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। कहीं कोई पेंटिंग बनाता है, कोई टोकरी बना देगा, कोई चटाई बनाएगा, कोई लकड़ी के खिलौने बनाता है ना। तो सब लोग अलग अलग प्रकार के अपने हाथ से बने हुए उत्पाद तैयार करता है। अब वो जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं उनको एक व्यापक स्तर पर जब तक आप प्रचलित ना करें, प्रचारित ना करें, तब तक क्या उनकी बिक्री बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि उनकी बिक्री बढ़े तो उसको बड़े लेवल पर प्रचारित करना पड़ेगा। बड़े लेवल पर प्रचारित करने के लिए उनको बड़े स्तर पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब जनजातीय समूह के लोगों की उतनी कहां पहुंच होगी कि वो इस पर लेवल पर प्रस्तुत कर दें। तो ऐसी स्थिति में उनको उन वस्तुओं के, उन उत्पादों को बेचने के लिए एक मंच प्रदान करना, उनको बड़े स्तर पर प्रस्तुत करना, उनके विपणन की जो उचित व्यवस्थाएं वो करना किसका दायित्व है, ट्राइफेड का दायित्व है, ताकि इनके ज्यादा से ज्यादा उत्पाद बने, ज्यादा से ज्यादा उत्पाद बिके, देश में ही नहीं वैश्विक स्तर पर बिके, और उनके बिकने से इन समूह के लोगों के पास आमदनी ज्यादा होगी,
आमदनी ज्यादा होगी तो इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, और आर्थिक स्थिति बेहतर होने का मतलब ही होगा कि समाज में ये विकास की तरफ जाएंगे और अपना इंपॉर्टेंट योगदान जो देते हैं और बेहतर तरीके से दे सकते हैं। बराबर। तो कहीं ना कहीं ये ट्राइफेड का काम है, और ट्राइफेड एक प्रकार से कहीं ना कहीं वोकल फॉर लोकल, याद रखिएगा, वोकल फॉर लोकल का जो एक अभियान रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उसके तहत भी एक कहीं ना कहीं बोल सकते हैं सक्रिय कदम है, क्योंकि ये जो उत्पाद बनाएंगे वो लोकल प्रोडक्ट होंगे, मतलब स्थानीय प्रोडक्ट होंगे, और स्थानीय प्रोडक्ट होंगे जिसको आप बड़े स्तर पर प्रचारित करके उनको बेचने के लिए काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनके लिए एक अच्छी व्यवस्था होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ट्राइफेड था, जिसकी देश भर में लगभग 13 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अन्य प्रावधानों की। अगर हम एसटी समूह के लिए अन्य प्रावधानों की बात करें तो यहां पर नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट दिखाई पड़ता है 1955 का। दोस्तों, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट विशेष तौर पर एससी समूह से संबंधित है, लेकिन याद रखिएगा कि ये भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और उससे प्रेरित होकर ये लेकर आए हैं आप, और इसके तहत देश में कितने भी प्रकार का जो छुआछूत है सभी का अंत करने की बात की गई। तो ये एक तरह से एक अच्छा कदम है। अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम, इनके वनों पर अधिकार, वन भूमि पर अधिकार को कहीं ना कहीं मान्यता देने के लिए भारत सरकार ने 2006 में यह अधिनियम पास किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और है इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री वन धन योजना। दोस्तों, एक अच्छी योजना रही जो कि 2018 में 14 अप्रैल के दिन, याद रखिएगा 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिवस के दिन ये योजना लॉन्च की गई थी, जिसका नाम था प्रधानमंत्री वन धन योजना। और ये वन धन योजना जो है ये लागू की गई कहां से? छत्तीसगढ़ के बीजापुर से। जो छत्तीसगढ़ का बीजापुर गांव है, क्षेत्र है, वहां से योजना को लागू किया गया। कहीं ना कहीं ये एसटी समुदाय के उद्यमियों के लिए शुरू की गई, उनके उद्यमों को स्थापित करने के लिए की गई, उनके वनों पर अधिकार को निश्चित करने के लिए की गई योजना थी, जो एक महत्वपूर्ण योजना है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 पास किया गया। अगर कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ अपराध करता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था, सजा की व्यवस्था करता है ये अधिनियम। तो ये सभी के सभी कदम जो हैं वो एसटी समुदाय के कहीं ना कहीं सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने उठाए हैं, और कहीं ना कहीं इसके अलावा कई सारी योजना है जो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने आज उस समुदाय के बारे में चर्चा किया जो भारत के प्राचीनतम संस्कृतियों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हमारी जो प्राचीन संस्कृतियां हैं आज भी इन आदिम क्षेत्रों में जीवित हैं। वन उपज, वन क्षेत्र, वन्य जीव आदि जो वनीय क्षेत्र है आपका, उसके संरक्षण का काम भी किसने किया है? जनजातीय क्षेत्रों ने किया है। भारत में जो हमारे संसाधन है प्राकृतिक, उन संसाधनों को संरक्षित करने, पोषण करने का काम अगर किसी ने किया है वो जनजातीय समूह के लोग हैं। और इतने महत्वपूर्ण समूह के सामने जो भी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ की गई, हमने उन सभी को आज अध्ययन किया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा और कहीं ना कहीं नोट भी आप लोगों ने किया होगा। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।